नमस्ते। आज हम यूनिट 3 ग्लिम्पस ऑफ द पास्ट यानी अतीत की झलकियाँ रीडिंग स्टार्ट करेंगे। यह 2 पार्ट में होगा, तो आज हम पार्ट 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. यानी यहाँ 1757 से 1857 तक हमारे देश के इतिहास की कुछ तस्वीरें दी गई है। ये तस्वीरें और स्पीच बबल्स आपको उन हालातों को समझने में मदद करेंगे जिनकी वजह से 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई हुई थी। तो आज़ादी की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1857 में। ओके। फर्स्ट, द मार्टर्स यानी कि शहीद एट अ फंक्शन इन दिल्ली यानी कि दिल्ली में एक कार्यक्रम में। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स यूर रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टर्स यानी कि मेरे देशवासियों, जब आप भारत के शहीदों की कुर्बानियों को याद करें तो आपकी आंखें आंसुओं से भर जानी चाहिए। Second, the company's conquests 1757 to 1849 1757 से 1849. ओके। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. यानी अपने बेहतर हथियारों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं सदी के भारत में अपनी ताकत बढ़ा रही थी। कब? 18वीं सदी में। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके। इंडिया, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, 1765 यानी कि भारत 1765 में। इंडियन प्रिंसेस यानी कि भारतीय राजकुमार, ये जो येलो येलो है वो क्या है? इंडियन प्रिंसेस। और जो पिंक में है ब्रिटिश टेरिटरी यानी कि ब्रिटिश क्षेत्र। ओके। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड यानी कि भारतीय राजकुमार दूरदर्शी नहीं थे। दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम यानी कि वह नया राजा बा अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ, वे उसे हराने में मेरी मदद करेंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स यानी कि ऐसी लगातार लड़ाइयों के कारण लोगों को शांति नहीं थी। द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन यानी कि इन दुश्मनों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की और वह एक एक करके भारतीय राजकुमारों को आसानी से अपने काबू में कर सकी। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting यानी कि मैसूर के बहादुर टीपू जैसे दूरदर्शी शासक ने अंग्रेजों से तब तक लड़ाई लड़ी जब तक वह लड़ते लड़ते मर नहीं गए। कौन? मैसूर के टीपू सुल्तान की बात हो रही है। ओके। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट्स, इन जीतों पर भारतीयों ने कैसी प्रतिक्रिया दी? Thank God, there is peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. यानी कि भगवान का शुक्र है, अब देश में शांति है और अब और युद्ध नहीं और ठगों द्वारा कोई लूटपाट नहीं। It is God who sent the British यानी कि यह भगवान ही है जिन्होंने अंग्रेजों को भेजा। Our destiny is linked with them यानी कि हमारा भाग्य उनसे जुड़ा हुआ है। Okay. The white man has killed or dethroned our kings यानी कि गोरे आदमी ने हमारे राजाओं को मार डाला है या गद्दी से हटा दिया है। Some kings were not good but after all they were of this land यानी कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे लेकिन आखिरकार वे इसी जमीन के थे।
नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, यानी कि अब हम विदेशियों के गुलाम बन गए हैं। थर्ड, ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836, यानी कि ब्रिटिश शासन कब से कब तक था? 1765 से 1836। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, यानी कि धार्मिक नेताओं ने छुआछूत और बाल विवाह जैसे विचारों का प्रचार किया। किसने? धार्मिक नेताओं ने। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन, यानी कि जो कोई समुद्र पार करता है वह अपना धर्म खो देता है। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, यानी कि दुनिया का सारा दुख औरतों की वजह से है। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड दैम। सच तो यह था कि भारतीय अपना आत्मसम्मान खो चुके थे, अंग्रेज उनका अपमान करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, यानी कि ये देसी लोग भरोसे के लायक नहीं हैं, ईमानदारी के काबिल नहीं हैं। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, सच है हुजूर लेकिन मैं ईमानदार हूँ। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. व्यापारी होने के नाते अंग्रेज जल्दी मुनाफा कमाना चाहते थे। उनके भारी टैक्स ने किसानों को अपने खेत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन आपके आदमी मेरी सारी फसल ले जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन अरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल, यानी कि तुम पर अभी भी बकाया है, अगर तुमने अगले हफ्ते पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। Inevitably, famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation, यानी कि नदीजतन अकाल पड़ा। 1822 और 1836 के बीच 15 लाख भारतीय भूख से मर गए। कब? 1822 से 1836 के बीच कितने? 18 लाख भारतीय किससे मर गए? भूख से। Still the British invented other methods which gave them more profits. फिर भी अंग्रेजों ने दूसरे तरीके इजाद किए जिनसे उन्हें ज़्यादा मुनाफा हुआ। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India, यानी कि इंग्लैंड में बने सामान पर भारत में लाने पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। अ गुड आइडिया, यानी कि अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों ने भारतीय उद्योगों को पंगु बनाना शुरू कर दिया। किसके कानूनों ने? ईस्ट इंडिया कंपनी के। किसे? भारतीय उद्योगों को। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस, यानी कि ब्रिटिश नीतियों ने कुशल कारीगरों और उनके धंधे को बर्बाद कर दिया। किसे? कुशल कारीगर और उनके धंधों को बर्बाद कर दिया। किसने? ब्रिटिश पॉलिसीज ने। फोर्थ, राम मोहन रॉय 1772 टू 1833, यानी कि राम मोहन राय 1772 से 1833। Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country, यानी बंगाल के एक पढ़े लिखे आदमी राम मोहन रॉय ने समझा कि देश में क्या गलत है। किसने समझा? राम मोहन रॉय ने। Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. सुपरस्टिशंस हैव बीन रनिंग अस, हमें खुद को कम नहीं समझना चाहिए। हमारी पुरानी संस्कृति महान है और हम बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम हैं। हमें सबसे पहले अपने समाज में सुधार करना चाहिए। अंधविश्वास हम पर हावी हो गए हैं।
ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। यानी गाय अलग अलग रंगों की होती है लेकिन उनके दूध का रंग एक ही होता है। अलग अलग गुरुओं की राय अलग अलग होती है लेकिन हर धर्म का सार एक ही है। ये किसने कहा? राम मोहन रॉय ने अपनी वाइफ उमा से कहा। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वे विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से आकर्षित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, यानी ज्ञान व्यवहारिक और वैज्ञानिक होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। उन्होंने अखबार शुरू किए लेकिन शक करने वाले अंग्रेजों ने उन्हें 1823 में बंद कर दिया। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. वे समुद्र पार करके इंग्लैंड गए यह देखने के लिए कि अंग्रेजों को क्या चीज़ शक्तिशाली बनाती है। वहाँ उन्होंने उनसे कहा, We accept you as rulers and you must accept us subjects, but you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects. यानी कि हम आपको शासक के रूप में स्वीकार करते हैं और आपको हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि एक शासक की अपनी प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है। फिफ्थ, ऑपरेशन 1765 to 1835 यानी कि दमन 1765 से 1835। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस। In 1818, they had passed Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. यानी कि लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार करना जारी रखा। 1818 में उन्होंने रेगुलेशन 3 पास किया था। इसके तहत किसी भी भारतीय को कोर्ट में बिना ट्रायल के जेल भेजा जा सकता था। कब? 1818 में। ओके। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस। यानी कि उस समय भारत में ब्रिटिश अधिकारी बड़ी सैलरी लेते थे और प्राइवेट बिजनेस से भी खूब पैसा कमाते थे। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। 1829 तक ब्रिटेन भारत को 7 करोड़ रुपए का ब्रिटिश सामान एक्सपोर्ट कर रहा था। द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगन टू डाई। कंपनी की लूट से अंग्रेज अमीर हो रहे थे जबकि भारतीय उद्योग खत्म होने लगे थे। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल बेंटिक ने अपने देश रिपोर्ट भेजी। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में सफ़ेद हो रही है। ओके।